हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है बेटा, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करे। जैसे कि किसको अफेक्ट करे, आपके नॉस्ट्रिल्स को अफेक्ट करे। नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होके कहाँ पे, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, या फिर हमारे लंग्स को, हमारे जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को कुछ अफेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम क्या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला इसमें आप देखेंगे तो क्या नाम आता है, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा की बात करेंगे बेटा तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपके एल्वियोलाई होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके एल्वियोलाई होती है उनमें क्या होते हैं, डैमेज हो जाती है। एल्वियोलाई डैमेज होने की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में बेसिकली हमारा एल्वियोलाई ब्रेकडाउन हो जाता है। और वो होता क्यों है, तो अगर आप देखोगे तो उसका रीजन होता है हमारा स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको लॉन्ग रन में क्या होता है, चांसेस होते हैं क्या होने के, एम्फाइसेमा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि स्मोकिंग को अवॉइड करो। क्यों, क्योंकि बेटा वो आपके क्या कर रहा है, एल्वियोलाई को ब्रेक डाउन कर रहा है। आपका जो एल्वियोलाई है उसमें क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए हमेशा स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। और साथ में अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो मास्क यूज करें ताकि आप उससे बच सके, है ना। तो बेसिकली इसमें जो सिम्टम्स क्या दिखने मिलेगा बेटा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो ये हमारा पहला डिसऑर्डर हो गया, इसका नाम क्या है, एम्फाइसेमा। उसके बाद अगर दूसरा बेटा बात करोगे तो क्या होता है, निमोनिया। निमोनिया ज्यादा करके क्या होता है बेटा, बच्चों में देखने मिलता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया ज्यादा देखने मिलता है। इसमें बेसिकली क्या होगा, इन्फ्लामेशन इन द लंग्स। आपका जो लंग्स होगा उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये बेटा एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब बेटा अगर जिसको भी निमोनिया होगा उसमें सिम्टम्स आपको क्या देखने मिलेंगे, तो उनमें कफ एंड फीवर, चेस्ट पेन देखने मिलेगा। और लास्ट में और क्या देखने मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं निमोनिया में। उसका पॉजिटिव एजेंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि पॉजिटिव एजेंट क्या है। जिसका पॉजिटिव एजेंट देखोगे तो आपको क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है बेटा वो क्या है, हमारा अस्थमा। अस्थमा में अगर आप देखोगे तो बेटा जिन पेशेंट को अस्थमा होता है उनमें उनको प्रॉब्लम क्या होता है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और वो जब ब्रीथ करते हैं तो बेटा वीजिंग साउंड आता है। कौन सा साउंड आता है, वीजिंग साउंड आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थमा। अब ऐसा क्या हुआ सर कि उनके अंदर वीजिंग साउंड आ रहा है, उनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है। तो बेसिकली आप देखोगे बेटा ये हमारा, सपोज ये हमारा क्या है, नॉर्मल ब्रोंकाई है। क्या है, ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकाई है। तो उनमें क्या होता है, जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनके ब्रोंकाई में क्या होता है, उनका ये जो ल्यूमेन्स आपको दिख रहा है, जो ब्रोंकाई का ल्यूमेन है वो क्या हो जाता है बहुत, ये हमारा क्या है, नॉर्मल ब्रोंकाई। और ये क्या है, जिसको अस्थमेटिक ब्रोंकाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो साइज है बेटा वो क्या हो चुका है, बहुत कम हो गया है। ठीक है, जो साइज होता है, जो साइज ऑफ ल्यूमेन क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या, जो आपके ब्रोंकाई हैं वो क्या हो गई हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे लिखा है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो अस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखना है कि सर वो डिफिकल्टी होता क्यों है। वो डिफिकल्टी होने का मेन रीजन होता है बेटा एलर्जी। जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी अगर आप देखोगे तो हाइपर सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो उनको हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से उनको बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होता है। वहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो कोई किन किन चीज़ों से एलर्जी हो सकता है, तो पॉलन से एलर्जी हो सकता है या फिर पेट हेयर। यहाँ पे तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, और भी चीज़ों से उन्हें एलर्जी होता है अस्थमेटिक पेशेंट को। और आपने देखा होगा अस्थमा, अगर आपको देखना होगा कि अस्थमा कैसा होता है, आपने इन पेशेंट को देखा होगा, वो लोग पंप यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पंप। आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, है ना। तो वो पंप यूज़ करते हैं बेटा। तो पंप बेसिकली क्या करते हैं, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है उसके अंदर वो मेडिसिन रहती हैं, जो क्या रहती हैं, ब्रोंको डायलेटर रहते हैं। वो मेडिसिन जो होगा वो क्या करेगा, ब्रोंको डायलेटर रहता है, जो क्या करता है, ब्रोंकाई को डायलेट करता है, जिससे कि उनका अस्थमेटिक अटैक जो आया हुआ है तो थोड़े टाइम के लिए नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थमा। उसके बाद अगर हम बात करें जो चौथा इंपॉर्टेंट डिजीज है बेटा वो कौन सा है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ऑक्यूपेशन से आपको समझ में आता है कि जो बेटा जहाँ पे आप काम करते हैं, बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप देखोगे तो बेटा वहाँ पे बहुत सारे डस्ट उड़ते रहते हैं दुनिया भर का। वहाँ पे जो अगर आप देखोगे सीमेंट उड़ रहा है, डस्ट उड़ रहा है, तो उससे क्या होता है, बहुत से लोग मास्क वेयर नहीं करते। मास्क वेयर नहीं करेंगे तो क्या, वो जो पार्टिकल्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएंगे और फिर वो जाके वहाँ पे क्या कॉज करेंगे, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। क्या कॉज करेंगे,
वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अगर आप देखोगे तो कौन कौन सा होता है, तो बेसिकली आपको ये दो याद रखना है, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, ये दोनों हमारे क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो बेटा ये 4 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता, लास्ट ईयर एग्जाम में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर आप ये सारे अच्छे से करके आएंगे तो आपका 4 मार्क्स क्या हो जाएगा, डन। उसके अलावा भी बेटा 1-2 डिसऑर्डर होते हैं जो आपको याद रखना, जैसे कि कॉमन कोल्ड। क्या होता है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड देखोगे बेटा बेसिकली क्या है, ये क्या है, जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी पार्ट को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करेगा, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट को, है ना। उसको इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो राइनो वायरस और दूसरा क्या होता है, कोरोना वायरस। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना। एक और डिसऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, जो आपने टीबी का नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा, टीबी। तो बेटा टीबी क्या होता है, वो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है ना। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव एजेंट उसका होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये किसका पॉजिटिव एजेंट है, टीबी का पॉजिटिव एजेंट है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं बेटा, आपने सुना देखा होगा टीबी में ऐड आता है डॉट्स ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी ट्रीटमेंट करा जाता है टीबी के लिए, है ना। तो ये 2 डिसीज आपको और याद रखने हैं, कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस और कॉमन कोल्ड। ये दोनों भी हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट को ही अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप बुक जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको और भी इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम लिखा होगा, लाइक वहाँ पे लिखा होगा ब्रोंकाइटिस। क्या लिखा होगा, ब्रोंकाइटिस, लैरिंजाइटिस, सिनुसाइटिस। तो ये जहाँ पे भी आइटिस लगा है, आइटिस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लामेशन। आइटिस जहाँ पे भी लगा है उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। जिस प्रॉब्लम में भी आपको आइटिस दिख जाए इसका मतलब वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन बताता है। क्या बताता है, इन्फ्लामेशन। तो आप देखोगे बेटा जितने भी बुक में आपके लिखा है लैरिंजाइटिस चाहे लिखा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस लिखा हो, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे इन्फ्लामेशन होते हैं हमारे दैट पर्टिकुलर पार्ट। जो भी पर्टिकुलर पार्ट में इन्फ्लामेशन हुआ होगा वहाँ पे क्या लिखा होगा, आइटिस लिखा होगा, लाइक ब्रोंकाइटिस, लैरिंजाइटिस। तो आप उसको भी पढ़ लेना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको पढ़ने में। बट बेसिकली जो 4 इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर आपको याद रखना है बेटा, इन्फाइसेमा, निमोनिया, अस्थमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है, अस्थमा। ये आपको इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अस्थमा। ठीक है, और साथ में दूसरा एम्फाइसेमा। यहाँ से दोनों से बार बार क्वेश्चन आता है। यहाँ पे इससे बेटा नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि एम्फाइसेमा कौन सा होता है। ये दोनों ही हमारे क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो ये आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ एक बार जाके रिवाइज जरूर करना कि एम्फाइसेमा क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलाई क्यों होता है, ड्यू टू द स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन क्या होगा, इसमें हमारा एल्वियोलाई डैमेज होगा। निमोनिया क्या है, इन्फ्लामेशन इन द लंग्स, किसकी वजह से होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होगा, है ना। अस्थमा क्या है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एलर्जी। हमारी बॉडी क्या है, हाइपर सेंसिटिव है। दूसरा इसके बाद क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है बेटा, जो कामकाजी लोग होते हैं वहाँ पे अगर सिलिका वगैरह उड़ रहा है तो उसकी वजह से जो हो रहा है वो क्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उसमें भी आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने, कौन कौन से, एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये क्लियर होगा। एक बार बैठ के वीडियो को जरूर देखें, और साथ में मैंने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक अपलोड कर दिया है, तो एक बार जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसियस एक्सचेंज और जो भी मैंने वीडियो डाले एक बार जरूर देखें, ताकि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट हो तो बेटा कमेंट करके मुझे जरूर पूछोगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।